हेलो एवरीवन, सिद्धार्थ ग्रुप ऑफ एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैंने प्रीवियस क्लास में आप लोगों से बात की थी चैप्टर 13 पे और पूरा का पूरा चैप्टर ये बोर्ड वालों ने हटा दिया है, तो इसलिए इस वाले टॉपिक पे आप लोग मत मैटर प्रिपेयर करिए, नोट्स प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं। बच्चे ने सेंड किया था और मैंने साथ में उसको मैसेज भी डिलीवर कर दिया था कि बेटा ये वाला टॉपिक बोर्ड ने हटा दिया। एक्चुअली बच्चों के काफ़ी सारे मैसेजेस आए कि मैडम ये वाले टॉपिक हट गए हैं ऐसा, तो आप लोग सिलेबस को लेकर कंफ्यूज ना हो क्या है सिलेबस में। आज की क्लास में मैं मोस्ट प्रोबेबली तो बात आपके सिलेबस पे ही करूँगी, पर आज मैं चैप्टर 16 पे बात करूँगी और चैप्टर 16 का बाकी सारा मैटर आप लोगों का हटा दिया गया है, सिर्फ आप लोगों के पॉवर्टी रखा हुआ है। पॉवर्टी के क्या क्या है एक्चुअली उसका मीनिंग, पॉवर्टी के कॉजेज और क्या कंडीशन है, ये वाला मैटर आप लोगों के बुक में है, प्रेजेंट टाइम में आपके सिलेबस में है एक्चुअली। तो इस टॉपिक पे मैं बात करूं उसके पहले मैं आप लोगों से ये बात करना चाहती हूँ कि आप लोगों का जो प्रेजेंट सिलेबस है उसकी क्या सिचुएशन है। देखिए, सिलेबस को लेकर सिचुएशन काफ़ी कुछ क्लियर है, अपने कुछ टॉपिक्स हो चुके हैं, उनमें सारा का सारा चैप्टर नहीं हटाया है बोर्ड ने, उसमें से कुछ कंटेंट जो है वो हटा दिया उन्होंने, तो वो मैं आपसे क्लियर करना चाहूँगी। बाकी आप लोग मैटर है, मतलब आपके चैप्टर्स है, सिर्फ चैप्टर 13 पूरा हटाया गया है और चैप्टर 17 पूरा हटाया गया है। बाकी सिलेबस में कुछ कुछ पार्ट जो है आपके टॉपिक के कुछ कुछ पार्ट जो है वो हटाए गए हैं, बाकी पूरा का पूरा सिलेबस वैसा का वैसा है। अब मैं आप लोगों से बात करूँ कि एक्चुअली में कौन सा टॉपिक को हटा दिया उन्होंने, तो मैंने कहा चैप्टर 13 और चैप्टर 17 पूरा का पूरा टॉपिक हट चुका। इसके अलावा ऐसा कौन सा मटेरियल है जो बोर्ड ने आपके बुक से हटा, बुक से इन द सेंस के सिलेबस से हटा दिया है। तो देखिए, पहला आ जाइए चैप्टर फर्स्ट, और चैप्टर फर्स्ट में उन्होंने आपके टॉपिक हटाया है महाजनपदा काल जो है वो हटा दिया है। महाजनपदा जो टाइम पीरियड है वो राजस्थान के जो फेमस जनपद है वो उन्होंने हटा दिए हैं। इसके अलावा सुंगा डायनेस्टी हटा दी, सातवाहन डायनेस्टी हटा दी, पाल डायनेस्टी हटा दी, राष्ट्रकूटा डायनेस्टी हटा दी, गुर्जर वंश, चोल वंश, पल्लव वंश, चालुक्य वंश, और जो एक्सटर्नल अटैकर्स हैं आपके शकास, हूण और कुषाणास, ये टॉपिक हट चुके हैं। तो टॉपिक रहा कौन सा है, तो इसलिए आप लोगों के टॉपिक रहा है चैप्टर फर्स्ट में, जिसे मैंने आपसे कहा था ना ग्लोरियस इंडिया, इसमें आप लोगों का मौर्य डायनेस्टी है, उसके डिक्लाइन होने के कॉजेज हैं, मौर्य एडमिनिस्ट्रेशन है, मौर्यन मिलिट्री है एंड जुडिशियल सिस्टम, ये मौर्य डायनेस्टी का है। गुप्ता डायनेस्टी में गुप्ता डायनेस्टी का जो पूरा का पूरा फेज प्लस कल्चरल अचीवमेंट ऑफ गुप्ता डायनेस्टी एंड गुप्ता टाइम पीरियड की सोसाइटी और वाडा डायनेस्टी, ये आप लोगों के चैप्टर फर्स्ट में रखा है उन्होंने। बाकी सारा मैटर हटा दिया, मतलब मौर्य डायनेस्टी है, गुप्ता डायनेस्टी है प्लस वाडा डायनेस्टी है। बाकी ग्लोरियस इंडिया का बाकी जो मटेरियल है वो एग्जाम में नहीं आने वाला। अब देखिए चैप्टर सेकंड में क्या आने वाला है, ये आप लोगों का स्ट्रगल इंडिया है चैप्टर सेकंड, जो 1206 AD to 1757 टाइम पीरियड है इसका। इसमें आपका दिल्ली सल्तनत है, खिलजी, तुगलक, शैयद, लोधी और सल्तनत जो एडमिनिस्ट्रेशन है वहां तक का मैटर एग्जामिनर ने इंक्लूड किया है, दैट मीन्स आपके एग्जाम में आने वाला है। इसके अलावा आपके मुगला टाइम पीरियड की बात करते हो तो हुमायूं, सूर एम्पायर, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब एंड जो मिडिवल टाइम पीरियड मुगला टाइम पीरियड का एडमिनिस्ट्रेशन। फिर आप लोगों के जितने भी इनके अपोजिट जो थे डायनेस्टीज में वो आप लोगों के हैं, कोऑपरेटिव कौन लोग थे उनका है मिडिवल टाइम पीरियड। देन राजस्थान के रेफरेंस की बात करते तो हमीर देव चौहान है, राव शेखा है, महाराणा प्रताप है, राव चंद्रसेन है, राव रायसिंह है और सवाई जयसिंह और राणा सिंह, ये वाला टॉपिक इंक्लूड है। एंड देन लास्ट में मराठा हिस्ट्री की बात करते हो तो मराठियन में आपका शिवाजी है और वीर तानाजीराव मालसुए, ये टॉपिक है। बाकी सारा का सारा हटा दिया एग्जामिनर ने। चैप्टर सेकंड काफी लेंथी था, उसमें यही टॉपिक रखे, बाकी सारा हटा दिया। चैप्टर थर्ड की बात करती हूँ तो वो है आप लोगों का ब्रिटिश टाइम पीरियड का, जो जितने भी आपका स्ट्रगल टाइम पीरियड था वो, और प्लस आप लोगों के जितने भी अपोजिट करने वाले लोग थे वो, ये वाला टॉपिक थर्ड है। और
और इसमें आप लोगों का 1757 का जो रिवॉल्ट है वो, इसके बाद आप लोगों का 1857 का जो स्ट्रगल है वो, आपके ट्राइबल मूवमेंट है वो, पॉलिटिकल मूवमेंट जैसे 1857 टू 1919 है, एंड देन सेकंड फेज 1990 टू 47 पॉलिटिकल जो आप लोगों का मूवमेंट है वो। फिर इसमें राजस्थान के जितने भी ट्राइबल्स हैं वो, पीजेंट्स, और प्रेजामेंटल मूवमेंट जो है ये आप लोगों की बुक में मेंशन है, मतलब आप लोगों के एग्जाम में आने वाले। बाकी टॉपिक सारा का सारा हटा दिया, जिसमें स्टार्टिंग का जिसमें आंग्ल इंडियन जो था, आंग्ल मराठा स्ट्रगल वगैरह जो थे वो सब हटा दिए। चैप्टर थर्ड में जितना भी इंटीग्रेशन का फेज था, चाहे इटालियन इंटीग्रेशन है, जर्मन इंटीग्रेशन है, यूके इंटीग्रेशन है, वो सब हटा दिया है। ओनली रखा है आप लोगों का इंडस्ट्रियल रेगुलेशन। चैप्टर फिफ्थ जो है इसमें आपका डेमोक्रेसी कंप्लीट हो चुका है। ये मैटर आपका चैप्टर फर्स्ट भी कंप्लीट हो चुका है और चैप्टर फिफ्थ भी कंप्लीट हो चुका है। उसमें आप लोगों का मीनिंग आएगा, कैरेक्टरिस्टिक्स आएंगे, आप लोगों के सक्सेसफुल डेमोक्रेसी के क्या कॉजेस सर्कमस्टेंसेस है वो आएंगे, और उसके क्रिटिकल एग्जामिन करवाया है आपके डेमोक्रेसी का, ये मैटर आने वाला है। थ्योरीज वगैरह का पार्ट हटा दिया है एग्जामिनर ने। चैप्टर 6 इसको सेंट्रल गवर्नमेंट बोल रहे हैं। ये आप लोगों के सेंट्रल गवर्नमेंट का मीनिंग है, उसके जितने भी ऑर्गन्स है, चाहे आप लोगों का एग्जीक्यूटिव है, लेजिस्लेटिव है, जुडिशरी है, वो है। इसके अलावा आप लोगों की पार्लियामेंट है, जिसमें लोकसभा और राज्यसभा, उनके फंक्शनिंग आने वाली, उनके पावर्स आने वाले हैं। फिर एग्जीक्यूटिव में आप लोगों का प्रेसिडेंट आने वाला, प्राइम मिनिस्टर है, एंड अपोजिशन में जिनका रोल है वो है, और जुडिशरी में आप लोगों के जुडिशियरी में जितने भी आप लोगों के जस्टिस है उनके क्वालिफिकेशन, ये वाला मैटर आने वाला है। चैप्टर 7 की मैं अगर बात करूँ आप लोगों की जो है स्टेट गवर्नमेंट, उसमें आप लोगों की जो लेजिस्लेचर है उसमें विधानमंडल आने वाला है। उसके अलावा जो लेजिस्लेचर जो है उसकी ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी पार्ट फंक्शनिंग है, लेजिस्लेटिव काउंसिलिंग और लेजिस्लेटिव असेंबली के वर्क्स हैं, उनके पास फंक्शनिंग है दोनों की, असेंबली के और काउंसिलिंग के दोनों से। फिर इसके अलावा एग्जीक्यूटिव में आप लोगों के उनके ऑर्गेनाइजेशन है, उनके फंक्शनिंग है, उनके पार्ट्स हैं, उनके राइट्स हैं, एंड गवर्नर है, चीफ मिनिस्टर है, और आपका हाईकोर्ट का जो चीफ जस्टिस है वो, उनकी क्वालिफिकेशंस है, उनकी अपॉइंटमेंट्स, ये वाला चैप्टर 7 में आने वाला है। नेक्स्ट आप लोगों की ज्योग्राफी की बुक है, और ज्योग्राफी में आप लोगों का टॉपिक हो चुका है वाटर रिसोर्स। वाटर रिसोर्स में आपके जितने भी मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स हैं वो मेंशन्ड है। आप लोगों के वाटर के प्रोटेक्शन के लिए एफर्ट्स, वाटर मैनेजमेंट एंड जल संरक्षण जो प्रोग्राम है राजस्थान के रेफरेंस में स्पेशली ये मैटर आने वाला है, बाकी सब हटा दिया एग्जाम में। चैप्टर 9 में आप लोगों का इंडियन एग्रीकल्चर है, और इंडियन एग्रीकल्चर में जो जितने भी आपकी मेन जो क्रॉप्स हैं वो क्रॉप्स हैं उनकी बस। चैप्टर 10 जो है उसमें मिनरल्स एंड एनर्जी जो रिसोर्सेज हैं वो है, उसमें आप लोगों के जितने भी माइनिंग के जो पार्ट है वो है, आप लोगों के जितने भी एनर्जी और माइंस हैं वो कोल है, पेट्रोलियम है, आप लोगों के एटॉमिक एनर्जी है, एंड जो मिनरल्स हैं वो जितने अवेलेबल मिनरल्स हैं वो, एंड राजस्थान के रेफरेंस में मिनरल्स। चैप्टर 10 जो है 11 जो है उसमें आप लोगों की मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज है, उसमें स्पेशली राजस्थान में कैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन है वो है, और राजस्थान के जो मेन जितने भी इंडस्ट्रीज हैं, प्लस हमारे यहाँ पे इंडस्ट्रीज की वजह से पोल्यूशन हो रहा है, पोल्यूशन के कॉजेस। चैप्टर 12 जो है उसमें ह्यूमन रिसोर्स है, हो चुका है कंप्लीट आपका टॉपिक। और ह्यूमन रिसोर्सेज में आप लोगों के सेंसस का जितना भी डेंसिटी है, आप लोगों का डिस्ट्रीब्यूशन है, आप लोगों के ग्रोथ है, डेंसिटी के कॉजेज हैं, डेंसिटी का जितना भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, आपकी एजुकेशन या लिटरेसी रेट है, और सेक्स रेशियो, ये है चैप्टर 13। मैंने आप लोगों से कह ही दिया है इनिशियली कि आप लोगों का चैप्टर 13 हटा दिया है पूरी तरीके से। चैप्टर 14 जो है उसमें सिर्फ कॉन्सेप्चुअल इकोनॉमी, कंसेप्चुअल एंड प्लानिंग, उनकी बस यही वाला मैटर है। और इसमें सॉरी ये जो टॉपिक है उसमें इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, और इंडिया में जो भी इकोनॉमिक प्लानिंग है। चैप्टर 15 जो है उसमें है आप लोगों का इकोनॉमी की कैरेक्टरिस्टिक्स और न्यू ट्रेंड्स, उसमें इकोनॉमिक रिफॉर्म्स है। इसके बाद हम लोग बात कर रहे हैं आपसे अगला चैप्टर 16, और चैप्टर 16 जो आज की क्लास में मैं आप लोगों से इसी टॉपिक पर डिस्कस करने वाली हूँ।
इनके कॉजेज हैं और उनके हमें क्या सोल्यूशन देने हैं, बस ये टॉपिक रखा है, बाकी सारा आगे का मटेरियल जो है वो एग्जामिनर ने हटा दिया। नेक्स्ट चैप्टर 17 टोटल हट चुका है। चैप्टर 18 की बात करती हूँ मैं, कंज्यूमर राइट्स एंड लीगल अवेयरनेस एंड इंफॉर्मेशन राइट्स जो है वो वाला टॉपिक है आपका। और इसमें जो है वो पॉइंट्स हैं आप लोगों के, इनके मीनिंग और आपके कंज्यूमर्स का जो एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है वो, उनके टाइप्स, उनके राइट्स, जो कंज्यूमर्स के राइट्स हैं वो, उनके ड्यूटीज और जितने भी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं रिलेटेड टू कंज्यूमर्स वो, और उनके सोल्यूशन के लिए क्या एफर्ट्स हैं, स्पेशली राजस्थान के रेफरेंस में ये टॉपिक आप लोगों के मेंशन है। और फिर आप लोगों के लीगल अवेयरनेस है और राइट टू इन्फॉर्मेशन जो आप लोगों को है इसमें मेंशन, बाकी सारा मैटर हटा दिया। रोड सेफ्टी का तो सच जो है वो पहले ही था, अभी भी है, और प्लस आप लोगों का वेस्ट मैनेजमेंट जो है वो भी है। ये 2 मार्क्स के हैं और ये हैं। ये सारा का सारा मैटर प्रेजेंट टाइम में आप लोगों के सिलेबस में है। कोई भी कंफ्यूजन है आप लोग मुझे मैसेज डिलीवर करके आप लोग मुझे रूबरू करा सकते हैं आपकी प्रॉब्लम से। कोई भी प्रॉब्लम है आप लोगों को, आपको कहीं कंफ्यूजन कहीं पर आ रहा है और आपको लग रहा है एक्चुअल में क्या हुआ था, चैप्टर 13 हम लोगों ने इसलिए डिलीवर कर थे तो उसके रिकॉर्डिंग मैंने पहले ही कर दी थी। आफ्टर सिलेबस वो चलो रनिंग क्लास थी आपके आने की, सो आ गई, इसलिए आप ये मत बोले कि उसमें कैसे क्लास आ गई या क्या हो गया, और आपने अगर देख भी लिया तो कोई नुकसान नहीं हुआ है मैटर में, ऐसा भी नहीं हमें बहुत प्रॉब्लम हो गई हो, ऐसा कुछ नहीं है। इसीलिए वो मैटर आया था कि उसने पहले के रिकॉर्डिंग की और आना था वो मैटर ले आ गया, पर वो नहीं है सिलेबस में, ये डिक्लेयर है कि वो सिलेबस में नहीं है। अब हम लोग आज की क्लास में बात कर रहे हैं पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट के क्या कॉजेज। देखिए इंडियन सिनेरियो की मैं बात करती हूँ और अगर हम लोग कहीं भी बात कर रहे हैं तो पॉवर्टी अलग से सिचुएशन है इंडिया में कि हमारे यहाँ पे हम लोग जब इकोनॉमिक कंसेप्ट एंड प्लानिंग पे बात कर रहे थे आप लोगों से, मैंने कहा था कि इंडिया जो है डेवलप्ड कंट्री और जो कि डेवलपिंग कंट्री है इंडिया, और इसीलिए इंडिया में सिचुएशन बड़ी क्रिटिकल भी है, हम लोग ये कह सकते हैं। हम लोग इतनी ओवर पॉपुलेटेड कंट्री है, हम लोगों ने सेंसस का टॉपिक एक्चुअल में डिस्कस कर लिया है और हम लोग ये कह रहे थे कि हम ओवर पॉपुलेटेड कंट्रीज में से एक है, तो उस कंडीशन में इतने सारी पॉपुलेशन के रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना इंडिया के लिए पॉसिबल नहीं है। सेकंड, हमारे यहाँ का जो स्ट्रक्चर है एक्चुअल में उसमें भी काफी सारा इस तरीके का हमारा ट्रेडिशनल स्ट्रक्चर है, तो उसमें प्रॉब्लम है, इसकी वजह से भी अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम है, पॉवर्टी की प्रॉब्लम है, काफी लोग बीपीएल में है वो इसीलिए है, और कुछ हमारा इकोनॉमिक स्ट्रक्चर प्रेजेंट टाइम में इतना भी डेवलप नहीं है कि हम हमारी सेंसस की ईच एंड एवरी रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर पाए। तो वो क्या कॉजेज है जिसकी वजह से हमारे यहाँ पॉवर्टी है, पर हम लोग क्या करेंगे, लोगों का जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो खत्म हो और लोग खुद सेल्फ जो है वो एम्प्लॉयड हो। हालांकि प्रेजेंट गवर्नमेंट एंटरप्रेन्योर्स को प्रमोट करके सिचुएशन को काफी हद तक रिड्यूस करने के लिए एफर्ट कर रही है, लेकिन फिर भी काफी प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले हम लोग इसी को डिस्कस करेंगे कि क्या है पॉवर्टी। एक्चुअली क्या होता है कि हमारे यहाँ पे सारी की सारी जो सेंसस है, पॉपुलेशन है, उसकी बेसिक रिक्वायरमेंट फुलफिल होना मस्ट होता है, और बेसिक रिक्वायरमेंट में आप सबको पता है कि हमारे यहाँ पे हाउस की जो प्रॉब्लम है वो रिक्वायरमेंट फुलफिल हो, क्लोथ्स के रिक्वायरमेंट फुलफिल हो, प्लस फूड के रिक्वायरमेंट फुलफिल हो, ये हमारी एक्चुअल प्रॉब्लम्स हैं। जो ये एक्चुअल रिक्वायरमेंट है जो हमारे यहाँ पे क्या होनी चाहिए, किसी भी पर्सन की फुलफिल होनी चाहिए, पर हम लोग ये कह रहे हैं कि एवरी इंडिविजुअल की ये रिक्वायरमेंट फुलफिल करने में हमारी मैक्सिमम जो रिक्वायरमेंट है, जो हमारा लिविंग स्टैंडर्ड है, वो सब है, वो हमारी गवर्नमेंट फुलफिल करने में पॉसिबल नहीं हो पा रही है, या हम लोग ये नहीं करेंगे तो सक्सेसफुल नहीं हो पा रही है। इसके लिए हमारे क्या हो रहा है कि इसके काफी सारे डायमेंशंस हैं। प्रेजेंट टाइम में हम लोग बात करें तो पॉवर्टी एक्चुअल में क्या है, जो वर्ड है पॉवर्टी जो वर्ड है वो एक्चुअल में क्या है, अगर हम लोग इकोनॉमिक डिफरेंस में बात करते हैं तो हम लोग क्या कर रहे होते हैं एक्चुअल में, अगर इकोनॉमिक्स के टर्म्स में बात कर रहे होते हैं कि हमें है पॉवर्टी, तो हम लोग क्या उसका मीनिंग एक्चुअल में क्या लगा रहे होते हैं कि एक्चुअल में लैक ऑफ मनी है, एक्चुअल में हम लोग इस तरीके से डिफाइन कर रहे होते हैं। पर कभी भी ये नहीं होता है कि हमारे पास पैसा नहीं होता हम गरीब हैं, ये नहीं, हमारी जो बेसिक जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल नहीं हो रही, दैट मीन्स क्या है पॉवर्टी ये। तो हम लोग इस पॉवर्टी को कैसे रिड्यूस करें, इसके लिए हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो बहुत बड़े बड़े घरों में रहते हैं, जिनके पास
बंगले होते हैं, गाड़ियाँ होती हैं, और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो आपने देखा होगा उनके पास हाउस होल्डिंग ही नहीं होती है, उनकी खुद के रिक्वायरमेंट खुद नहीं होती, और फूड रिक्वायरमेंट खुद नहीं हो पाती, उनके चाइल्ड जो है वो एजुकेशन नहीं ले पा रहे होते हैं, स्कूल नहीं जा पा रहे होते हैं, और बहुत सारी ऐसी फैमिली रिक्वायरमेंट होती है जो उनकी फुलफिल नहीं हो पा रही होती है। जबकि हम लोग देख रहे होते हैं सोसाइटी का एक ऐसा क्लास भी होता है जो अपने बच्चों को बहुत सारे स्कूल्स में एजुकेशन दे पा रहा होता है, वो अपने बच्चों को पीछे आगे रिक्वायरमेंट को फुलफिल हो कर पा रहे होते हैं। तो हमारी प्रेजेंट सिनेरियो की बात करते हैं, एक्चुअल में क्या हो रहा होता है, एजुकेशन मस्ट है, आपकी एजुकेशन क्या होनी चाहिए, आपको मिलनी चाहिए। तो गवर्नमेंट के सामने ये टारगेट होता है कि हमारी जो जितने जनरेशंस आ रही है, हमारी जो प्रेजेंट जनरेशन है उसको क्या मिलनी चाहिए, एजुकेशन। सेकंड हमारे पास होता है कि उनकी हेल्थ अच्छी होनी चाहिए, ये एक मस्ट रिक्वायरमेंट होती है कि सबको हेल्थ फैसिलिटी अवेलेबल होनी चाहिए। थर्ड हम लोग बात कर रहे हैं कि भाई फूड रिक्वायरमेंट है जो फुलफिल होनी चाहिए, और फोर्थ हम लोग ये कह रहे होते हैं कि भाई हाउस उसके रिक्वायरमेंट फुलफिल होनी चाहिए, प्लस हम लोग बोल रहे हैं कि क्लोथ्स के रिक्वायरमेंट फुलफिल होनी चाहिए। ये हमारे कुछ बेसिक सी प्रॉब्लम्स होती हैं, ये हमारे जिनको मैक्सिमम रिक्वायरमेंट बोल रहे होते हैं। ये रिक्वायरमेंट अगर फुलफिल कर पा रहा होता है कोई भी कंट्री अपने सेंसस की, दैट मींस वहां पर क्या नहीं होती, पॉवर्टी नहीं होती। बट अगर नहीं कर पा रहे हो आप अपने सेंसस की रिक्वायरमेंट, दैट मींस आपके यहाँ पर पॉवर्टी है। हमारे इंडियन सिनेरियो में ये होता है कि ये सारे एस्पेक्ट्स को हम लोग प्रेजेंट टाइम में फुलफिल नहीं कर पा रहे। हालांकि गवर्नमेंट ने फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन सिस्टम प्रोवाइड करवा रखा है, गवर्नमेंट ने हेल्थ के लिए आपके जितने भी सीएचसी और पीएचसी गवर्नमेंट अवेलेबल करवा रखी है। इसके अलावा फूड के लिए आपने देखा होगा बीपी और रेडी है उसको बहुत मिनिमम प्राइजेस में उन लोगों को फूड रिक्वायरमेंट फुलफिल हो रही होती है, या अन्नपूर्णा रसोई के थ्रू लोग क्या कर रहे हैं, फूड अवेलेबल लोगों को करवा पा रहे हैं। पर फिर भी अभी बहुत सारी ऐसी सेंसेस होती है जिसकी ये रिक्वायरमेंट फुलफिल होती है। हाउस के लिए हमने कहा राजीव गांधी आवास स्कीम जो है उसके थ्रू क्या कर रहे हैं, लोगों को बहुत मिनिमम रेट्स में हाउस अवेलेबल करवाया जा रहा है। क्लोथ्स के लिए हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूट कर रहे होते हैं, लोग काफी सारे लोग डोनेट कर रहे होते हैं। हालांकि रिक्वायरमेंट के लिए गवर्नमेंट काफी सारे एफर्ट्स कर रही होती है, पर फिर भी नहीं कर पा रही होती, कर नहीं पा रही है। हालांकि अब काफी हद तक उन्होंने इन चीजों को प्रोवाइड करवाने के लिए एफर्ट्स किए हैं। तो हम लोग ये करें कि जिन लोगों के पास ये नहीं है, दैट मींस वो पुअर है। इकोनॉमिक के टर्म्स में जहाँ पर आप कह रहे हैं कि लैक ऑफ मनी है, वो पुअर है, वो मीनिंग नहीं है यहाँ पर। यहाँ पर मीनिंग ये है एक्चुअल में कि जिसकी भी एजुकेशन, हेल्थ, फूड, हाउस एंड क्लोथ्स की रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं हो पा रही है, वो लोग पुअर होते हैं। अब हम लोग बात कर रहे हैं कि ये जो पॉवर्टी है इसके लिए इसके काफी सारे एस्पेक्ट्स हैं। जैसे हम लोग बात कर रहे होते हैं एब्सोल्यूट पॉवर्टी होती है, और कई बार हम लोग ये कहते हैं रिलेटिव पॉवर्टी है। एब्सोल्यूट पॉवर्टी से क्या हो रही होती है कि आप अपनी सेंसस की मिनिमम रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं कर पा रहे। आपने जो स्टैंडर्ड वैल्यूज डिसाइड किए हैं, अगर आप अपने सेंसस की वो सब रिक्वायरमेंट फुलफिल कर पा रहे हैं, दैट मींस आपके यहाँ पर क्या है, तो अगर मान लीजिए ये रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं, इट मींस क्या है, आपके एब्सोल्यूट पॉवर्टी। अगर आपने ये रिक्वायरमेंट फुलफिल कर पाए तो आपके रिलेटिव पॉवर्टी। समझ रहे? मतलब क्या है कि आपने ये जो मैक्सिमम रिक्वायरमेंट रखी है वो भी फुलफिल नहीं कर पा रहे, तो मतलब क्या है कि आपकी टोटल पॉवर्टी है। पर इनमें से कुछ बहुत सी रिक्वायरमेंट आपने फुलफिल कर दी, इसका मतलब आपके यहाँ पर रिलेटिव पॉवर्टी। ये टाइप्स ऑफ पॉवर्टी है, एक आप लोगों के रिलेटिव पॉवर्टी और दूसरी आप लोगों के एब्सोल्यूट पॉवर्टी। अब देखिए इसमें ये है कि हमारे यहाँ पे बहुत से ये होता है कि हमारे कंट्री की बात नहीं है, काफी सारे अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में ये सिचुएशन होती है, और काफी सारे डेवलपिंग कंट्रीज में ये सिचुएशन जहाँ पर एब्सोल्यूट पॉवर्टी। पर बहुत सारे डेवलपिंग कंट्रीज में ये सारी रिक्वायरमेंट अपनी सेंसस की फुलफिल कर दी, तो वहां पर ये वाली प्रॉब्लम प्रेजेंट टाइम में मेजर प्रॉब्लम नहीं। अब हम लोग क्या बात कर रहे हैं, हम लोग ये बात कर रहे हैं कि एब्सोल्यूट पॉवर्टी जो है वो उसमें जो होते हैं वो ज्यादातर अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में हम लोग इसको स्पेशली ऑब्जर्व करते हैं। हम लोग ये बात कर रहे हैं कि हमारे यहाँ पे इंडियन रेफरेंस में अगर हम लोग बात करते हैं कि जो भी हमारे स्टैंडर्ड लेवल है, मैक्सिमम जो लेवल हम लोगों ने डिसाइड किया है, फंडामेंटल जो रिक्वायरमेंट है वो हम लोग हमारे नेशन में अगर फुलफिल कर दें, तो हमारे यहाँ पे क्या होता है कि लोगों की सिचुएशन काफी कुछ कंट्रोल हो जाती है। अब ये सब डिपेंड करता है हमारे इन्फ्लेशन पे। इन्फ्लेशन में क्या होता है, कई बार आपने देखा होगा कि हमारी इकोनॉमी बिल्कुल डाउन चली गई, मतलब हमारे यहाँ पे ये सब कुछ इकोनॉमिक्स पे डिपेंड करता है, सब कुछ हमारे इकोनॉमिक स्टेटस पे डिपेंड करता है। मान लीजिए कंट्री ऑलरेडी लॉस में चल रहा होता है, उस कंडीशन में अपने
रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर पाना पॉसिबल नहीं। इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना मस्ट है। अगर किसी भी कंट्री ने अपनी इन्फ्लेशन सिचुएशन को कंट्रोल कर लिया तो वहां पर कभी भी क्या नहीं होती, एब्सोल्यूट पॉवर्टी नहीं होती है। मतलब एटलीस्ट ये वाली जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है, जो मैक्सिमम रिक्वायरमेंट है, वो तो कम से कम फुलफिल हो ही जाती है। तो क्या करना होता है कि हमें हमारे इन्फ्लेशन को कंट्रोल रखना होता है। उस पर डिपेंडेंट होती है किसी भी कंट्री में कि पॉवर्टी की क्या कंडीशन रहनी है। सेकंड हम लोग ये बात कर रहे हैं कि जो पॉवर्टी है रिलेटिव पॉवर्टी। रिलेटिव पॉवर्टी एक्चुअली क्या होती है कि बहुत सारे यहाँ पर क्या होता है रिलेटिव पॉवर्टी में एक्चुअल में कि मान लीजिए सबने अपने यहाँ पर इकोनॉमिक टर्मिनोलॉजी में अपने अपने वैल्यू स्टैंडर्ड वैल्यू डिसाइड कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर क्या होता है कि 2 पर्सन्स हैं, एक बहुत रिच है और एक बहुत पुअर है, बहुत पुअर है। मतलब इनमें क्या हो गया, गैपिंग्स ज्यादा हो गई, अनइक्वालिटीज हो गई। और अनइक्वालिटी की कंडीशन में क्या होता है वहां पर रिलेटिव पॉवर्टी। ठीक है, क्या होता है कि आपने यहाँ पर अगर मान लीजिए इक्वलिटी स्टेटस हम लोग नहीं कह सकते कि ईच एंड एवरी पर्सन इक्वल, वो पॉसिबल नहीं है। बट मैक्सिमम फैसिलिटीज उनके पास क्या होनी चाहिए, लगभग रिलेटिव होनी चाहिए, लगभग उनके पास इक्वलेंट होनी चाहिए। उस कंडीशन में पॉवर्टी क्या होती है वहां पर नहीं होती है। पर अगर मान लीजिए अप एंड डाउन की सिचुएशन है कि रिच बहुत रिच है और पुअर्स बहुत पुअर्स है, उस कंडीशन में वहां पर क्या होती है, वहां पर रिलेटिव पॉवर्टी वॉच आउट होती है। समझ आ रहा है? आज हमने डिस्कस किया, हम लोग अभी डिस्कस कर रहे हैं प्रेजेंट टाइम में पॉवर्टी। और पॉवर्टी एक्चुअल में क्या है, हम लोग पॉवर्टी को डिस्कस कर रहे हैं और हम लोग सबसे पहले इसके मीनिंग पे बात कर रहे हैं। और मीनिंग पे मैंने आप लोगों से कहा कि इकोनॉमिक टर्मिनोलॉजी में पॉवर्टी मींस क्या है, लैक ऑफ मनी। बट हम लोग यहाँ पर इकोनॉमिक टर्मिनोलॉजी में बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग एक्चुअली किसमें बात कर रहे हैं, हम लोग बात कर रहे हैं जनरल में। और जनरल में क्या होता है कि जिस भी कंट्री में अपने स्टेटस के अकॉर्डिंग एजुकेशन लेवल, हेल्थ रिक्वायरमेंट, फूड रिक्वायरमेंट, हाउस रिक्वायरमेंट, क्लोथ्स रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर दिया, दैट मींस वहां पर पॉवर्टी नहीं है। बट अगर किसी भी कंट्री ने अपनी सेंसस की ये रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं की, जो भी मिनिमम या मैक्सिमम रिक्वायरमेंट्स है, जो मिनिमम रिक्वायरमेंट्स है वो अगर फुलफिल नहीं कर पा, दैट मींस वहां पर क्या है, पॉवर्टी। ये तो हमने कहा पॉवर्टी की डेफिनेशन। फिर हम लोग ये कह रहे हैं कि 2 टाइप ऑफ पॉवर्टी हम लोगों को प्रेजेंट टाइम में वॉच आउट हो रही है। तो टाइप ऑफ पॉवर्टी काफी सारी, पर 2 टाइप ऑफ पॉवर्टी प्लस सबसे पहले एब्सोल्यूट पॉवर्टी और सेकंड इज रिलेटिव पॉवर्टी। एब्सोल्यूट पॉवर्टी की अगर मैं बात करती हूँ तो ये 2 टाइप ऑफ पॉवर्टी प्रेजेंट टाइम में हमें अवेलेबल होती है। एब्सोल्यूट पॉवर्टी को मैंने डिफाइन किया कि हर कंट्री में क्या होती है, इकोनॉमिक स्टेटस पर डिपेंड करता है। अगर आपकी कंट्री में ये वाले मिनिमम जो रिक्वायरमेंट है फुलफिल नहीं कर पा रहा, दैट मींस वहां पर क्या है, एब्सोल्यूट पॉवर्टी। बट इसने क्या कर दिया, ये रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर दिया, पर यहाँ के लोगों में क्या हो रहा है, गैपिंग ज्यादा है। मतलब रिचेस बहुत रिच है, पुअर्स बहुत पुअर्स है, ये अनइक्वालिटी, दैट मींस वहां पर कैसी पॉवर्टी है, रिलेटिव पॉवर्टी। यहाँ तक समझ में आया? फर्स्ट ऑफ ऑल मीनिंग पे बात की और मीनिंग में मैंने कहा आप लोगों से इकोनॉमिक टर्मिनोलॉजी में अगर हम लोग पॉवर्टी की बात करते हैं तो वो क्या है, लैक ऑफ मनी। बट हम लोग यहाँ पर क्या है, जनरल में बात करें, मतलब अपनी सेंसेस की एजुकेशन, हेल्थ, फूड, हाउस एंड क्लोथ्स रिक्वायरमेंट फुलफिल होती है, वहां पर क्या होती है, नहीं हो पा रही, वहां पर पॉवर्टी। अगर हो पा रही तो पॉवर्टी नहीं है। 2 टाइप ऑफ पॉवर्टी की बात करें, सबसे पहले एब्सोल्यूट पॉवर्टी और सेकंड इज रिलेटिव पॉवर्टी। एब्सोल्यूट पॉवर्टी में क्या है, ये सारे रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं कर पा रहे तो एब्सोल्यूट पॉवर्टी, और ये रिक्वायरमेंट फुलफिल होने पर इक्वालिटी लेवल क्या है, काफी सारा उसमें वेरिएशन है, दैट मींस वहां पर रिलेटिव। यहां तक का मैटर आप लोगों को क्लियर होगा कि नेक्स्ट अगर हम लोग बात करते हैं तो हम लोग ये कह रहे हैं कि हम लोग मेजर कैसे करें। अब देखिए इंडिया में क्या हो रहा होता है कि मेजरमेंट स्केल्स चेंज होते रहते हैं, आपके हर टाइम में बदलते रहते हैं कि इतने किलो कैलोरी जहाँ पर अगर वहाँ की सेंसस को अवेलेबल हो रही है, दैट मींस वहाँ पर क्या नहीं होती है, वहाँ पर आप लोगों की सेंसस के रिक्वायरमेंट फुलफिल हो पा रहे, वहाँ पॉवर्टी नहीं। पर अगर मान लीजिए कि आप लोगों के बैकग्राउंड विलेज और सिटी एरिया में रिक्वायरमेंट बिल्कुल डिफरेंट है,
चल रहे होते हैं कि विलेज एरिया में किलो कैलोरीज की ज्यादा जरूरत होती है क्योंकि वो लोग हार्ड वर्क कर रहे होते हैं, और सिटी एरिया में मेंटल वर्क होता है तो किलो कैलोरीज की कम जरूरत होती है। तो वो क्या कर रहे होते हैं, उन कैलोरीज के अकॉर्डिंग जस्टिफाइड कर पा रहे हैं, मेजर कर पा रहे होते हैं कि इनका कितनी रिक्वायरमेंट अगर फुलफिल हो पा रही है तो उसको हम लोग मेजर करते हैं, उसके अकॉर्डिंग मेजर कर रहे होते हैं, किलो कैलोरी के हिसाब से मेजर कर रहे होते हैं पॉवर्टी की सिचुएशन क्या है। आप देखिए आपके मेजरमेंट के रेशियोज मैंने कहा डिफर होते हैं। प्रेजेंट टाइम में अगर हम लोग इंडियन सिचुएशन की बात करते हैं तो हमारे यहाँ पे फर्स्ट जो एफर्ट किया था वो 1868 में दादा भाई नौरोजी ने किया। 1868 में फर्स्ट एफर्ट हुआ था हमारे यहाँ पे पॉवर्टी को मेजर करने का। उसके पहले कभी फोकस ही नहीं गया, और आप सबको पता है कि इंडिया को ऐसा कहते थे कि इंडिया गोल्डन वर्ल्ड इन एंशिएंट टाइम में। एंशिएंट टाइम पीरियड में इंडिया में काफी सिचुएशंस बेटर थी, मतलब हमारे यहाँ पे लोगों के पास काफी सारा वेल्थ था, काफी सारी मनी थी, हमारे काफी सिचुएशंस बेटर थी, तो कभी लगा ही नहीं कि हमें मेजर करना चाहिए। पर आपको सबको पता है कि लगभग 200 ईयर तक इंडिया में कॉलोनियल रूल रहा। या आपको जनरल इन्फॉर्मेशन सबको पता है, हालांकि हम लोग स्ट्रगल इंडिया में बात करूंगी, मैं जब आपसे बात करूंगी इसके बारे में, चैप्टर 3 है उसमें आप लोगों से मैं डिस्कस भी करूंगी कि कॉलोनियल रूल इंडिया में क्या सिचुएशन रही उसके टाइम पे। जब हमारे यहाँ फर्को शेयर ने परमिशन दे दी कि आप हमारे यहाँ पे ट्रेड एक्टिविटीज को फुलफिल कर सकते हैं, किसको, कॉलोनियल जो कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी, उसको ये परमिशन मिल गई कि इंडिया में हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग इंडिया में ट्रेड कर सकते हैं, हम लोग इंडिया में बिजनेस एक्टिविटीज को फुलफिल कर सकते हैं। उस टाइम में हमारे यहाँ पे किंग थे फर्कोशियर, और फर्कोशियर जो बंगाल के किंग थे, उन्होंने जैसे ही परमिट किया वैसे ही हमारे यहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी आई, और जैसे ही ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में आई तो उसने हमारे यहाँ पे क्या किया, हमारे सिचुएशन को सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल उसने हमारे सिचुएशन को वॉच किया। क्या था हमारे यहाँ इंटीग्रेशन की कंडीशन बिल्कुल भी नहीं थी। इंडिया में जो रूलर थे वो आपस में क्या करेंगे, कॉन्फ्लिक्ट थे, सारे के सारे रूलर्स क्या कर रहे थे आपस में इनके क्राइसिस थे, लड़ाई झगड़े थे, एक दूसरे से क्या होकर के लड़ रहे थे। इस चीज को ब्रिटिश रूलर्स ने जब वॉच किया, ईस्ट इंडिया कंपनी के जितने भी ऑफिसर्स हैं उन्होंने वॉच किया, तो उन्होंने देखा कि इंडिया में फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना होगा, इन रूलर्स को ही खत्म कर देना है। अगर रूलर ही खत्म हो जाएंगे तो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटीज या पॉलिटिकल एक्टिविटीज पे होल्डिंग किसकी हो जाएगी, ब्रिटिशर्स, यानी हम लोग ये कह सकते हैं कि कॉलोनियल गवर्नमेंट की होल्डिंग हो जाएगी। और जब आप रूलर हो गए तो आपके यहाँ पर जितने भी प्रॉब्लम्स आ रही थी वो क्या नहीं होंगी। अब आपको परमिशन किसी से नहीं लेनी पड़ेगी, आप क्या करेंगे, कुछ भी अकॉर्डिंग टू योर बेनिफिट्स क्या करेंगे, आप रूल्स एंड रेगुलेशंस का फॉर्मुलेशन करेंगे। इन्होंने सबसे पहले हमारी सिचुएशन को वॉच करके इन्होंने कैप्चर कर लिया हमारे एडमिनिस्ट्रेशन को, और ये खुद रूलर्स हो गए। तो इन्होंने क्या कर दिया कि हमारे यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेड एक्टिविटीज को फुलफिल करना स्टार्ट कर दिया। अब जब इंडिया में इस तरीके का फ्री ट्रेड शुरू हुआ तो इंडियन वेल्थ कॉन्टिन्यूअसली ड्रेन करना स्टार्ट हुआ, किधर, यूके की तरफ। यूके और उनके जितने भी कॉलोनियल कंट्रीज थे उन कॉलोनियल गवर्नमेंट्स ने इंडिया में क्या कर रहे थे, वहां से कोई भी मैन्युफैक्चरिंग वर्क जो था या गुड्स जो थे वो फॉर्मुलेट होते इंडिया में आके सेल होते हैं, उसके डबल ट्रिपल रेट वो हम लोगों से ले रहे थे। इस तरीके से इंडियन वेल्थ कॉन्टिन्यूअसली कहाँ ड्रेन कर गया, यूके की तरफ ड्रेन कर गया। जब कॉन्टिन्यूअसली ये सिचुएशन रही तो 1868 में आने के बाद, जबकि हमें 1757 में परमिशन मिल चुकी थी फर्कोशियर से कि आप इंडिया में ट्रेड एक्टिविटीज को फुलफिल कर सकते हैं, इतने दिनों के बाद ऑब्जर्व हुआ हमारे दादा भाई नौरोजी को, जो आप लोगों के कांग्रेस से रिलेशन रख रहे थे और हमारे लीडर थे, उन्होंने ऑब्जर्व किया कि इंडियन वेल्थ तो कॉन्टिन्यूअसली यूके की तरफ ड्रेन कर रहा है, तो इंडिया की कंडीशन कैसी हो रही, पुअर कंडीशन हो गई। और फर्स्ट बात उन्होंने ऑब्जर्व किया और कहा, उन्होंने ड्रेन थ्योरी का कंसेप्ट जो है वो जनरेट किया, उन्होंने कहा कि इंडियन वेल्थ कॉन्टिन्यूअसली कहाँ ड्रेन कर रहा है, यूके की तरफ ड्रेन कर रहा है। ये हमारे यहाँ पे पॉवर्टी को मेजर करने का पहला एफर्ट, फर्स्ट एफर्ट इन्होंने किया था 1868 में दादा भाई नौरोजी ने, इंडियन वेल्थ कॉन्टिन्यूअसली कहाँ ड्रेन कर रहा है, यूके की तरफ ड्रेन कर रहा है। तब लोगों का ध्यान गया कि भाई हमें हमारे कंट्री की सिचुएशन को भी ऑब्जर्व करना है कि हमारे यहाँ पे लोगों की कंडीशन क्या है। उसके बाद से धीरे धीरे करके लोगों का इस पे फोकस होने लगा कि हमें क्या करना है, एज ए इंडिविजुअल को मेजर करना है कि उनकी सिचुएशन कहाँ पर एग्जिस्ट करती है।
आफ्टर इंडिपेंडेंस। तो हमारे यहाँ पे आफ्टर इंडिपेंडेंस मतलब 1947। हमारे यहाँ पे आप लोगों को जब मैंने इकोनॉमिक कंसेप्ट एंड प्लानिंग चैप्टर आपके साथ डिस्कस किया था तो मैंने कहा था 5 फोल्ड प्लानिंग इंडिया में फॉर्मुलेट हुए। 1947 के बाद यहाँ पर क्या हुआ, आफ्टर इंडिपेंडेंस फोकस गया लोगों का कि एक्चुअल में इंडिया क्या हो चुका है, पुअर हो चुका है। तो जब 5 फोल्ड प्लानिंग्स आई, उन प्लानिंग्स में ये वॉच आउट हुआ कि इंडिया की कंडीशन बहुत ज्यादा खराब है। इवन हमारे यहाँ पे जब सेकंड प्राइम मिनिस्टर आया आपके लाल बहादुर शास्त्री, तो उन्होंने कहा जय जवान जय किसान, और ये स्लोगन उन्होंने दिया था और ये भी कहा था कि हमें क्या करना चाहिए, कम से कम वीक में बर्थडे फास्ट रखना चाहिए, जिससे वो वाली सर्विसेज जो फूड रिक्वायरमेंट को भी फुलफिल नहीं कर पा रही है एटलीस्ट उनके रिक्वायरमेंट फुलफिल हो सके। तभी तो हमारे यहाँ पे ग्रीन रेगुलेशन आया, और ग्रीन रेगुलेशन लाने का कॉज ये था कि हमें क्या करना है, हमारे लैंड की फर्टिलिटी लेवल को इंक्रीज करना है प्लस प्रोडक्शन लेवल एनहांस करना है, जिससे कि हमारी प्रेजेंट सेंसस की फूड रिक्वायरमेंट फुलफिल हो सके। तो ये एक सिस्टमैटिक प्लानिंग बाद में फॉर्मुलेट हुई आफ्टर इंडिपेंडेंस, और उसके बाद तो काफी सारे एफर्ट्स हुए। उसके बाद में काफी सारे कमीशन आए थे। 1862 में आप लोगों की प्लानिंग कमीशन जो था उसने यहाँ पर एक टीम जो है वो ऑर्गेनाइज की। उसके बाद में 1971 में आप लोगों के BM दांडेकर जो थे वो नीलकंठ दत्त, उन्होंने आपकी पॉवर्टी जो थी उसके क्राइटेरिया को उन्होंने डिफाइन किया। पहली बार उन्होंने डेफिनेशन दी दांडेकर ने, और आप लोगों के एक्सपर्ट थे नीलकंठ जी, इन दोनों ने ये डिफाइन किया, इन्होंने डिफाइन किया कि एक्चुअल में पॉवर्टी क्या है। पहले ठीक है हम लोग ये कह रहे थे कि फूड रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं हो पा रही है, हम लोग ये कह रहे थे कि उन लोगों की मिनिमम रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं हो पा रही, ये सब हम लोग एक गेस्चर थे, एक अजम्पशन थे। पर अब हम लोगों ने एक सिस्टमैटिक, चूंकि आफ्टर इंडिपेंडेंस एक टीम ऑर्गेनाइज हुई और 3 ऑर्गेनाइजेशन ने, इन नीलकंठ ने और इन्होंने ये कहा कि दांडेकर जी ने ये कहा कि एक्चुअल में हमें डिफाइन करना है कि एक्चुअल में पॉवर्टी है क्या। तो यहाँ से डेफिनेशन स्टार्ट हुई आप लोगों के पॉवर्टी, और उन्होंने इसी रेफरेंस में 1979 स्पेशली 79 में उन्होंने एक इम्पोर्टेंट डेफिनेशन दी, और उन्होंने ये कहा कि एक्चुअल में क्या होता है कि पॉवर्टी क्या है। तो उन्होंने कहा था पॉवर्टी को लेकर स्पेशली 79 के रेफरेंस में उन्होंने कहा था वर्किंग ग्रुप्स ऑन अफेक्टिंग कंजप्शन डिमांड एंड मैक्सिमम रिक्वायरमेंट्स। ये उन्होंने डेफिनेशन दी कि वर्किंग ग्रुप्स ऑन अफेक्टिंग कंजप्शन डिमांड एंड मैक्सिमम रिक्वायरमेंट, ये उनकी डेफिनेशन आई। देन उसके बाद में आप लोगों को पता है कि वाई के अलग जो कमेटी आई, और वाई के अलग कमेटी ने भी अपनी जो है रिपोर्ट वो प्रेजेंट की। उसके बाद में हमारे गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि विलेज एरिया जो है उसमें कितने किलो कैलोरी होनी चाहिए और सिटी एरिया में कितने किलो कैलोरी होनी चाहिए, यानी अलग कमेटी आई। उसने ये कहा था कि विलेज एरिया में स्पेशली विलेज एरिया में आप लोगों के 2400 किलो कैलोरी होनी चाहिए, और सिटी की अगर हम लोग बात करते हैं तो सिटी में आप लोगों के 2100 किलो कैलोरी। ये उन लोगों ने फिर एक सर्टेन मेजरमेंट डिसाइड किया, ये कहा कि एक्चुअल में कितने किलो कैलोरी अगर वहाँ की जो सिटीजन्स है वो अगर फुलफिल कर पा रहे होते दैट मींस वहाँ पर क्या नहीं पॉवर्टी नहीं। अगर वो 2400 किलो कैलोरी भी हायर नहीं कर पा रहा, 2100 किलो कैलोरी भी वो हायर नहीं कर रहा, दैट मींस वहाँ पर पॉवर्टी। ये अलग कमेटी के बाद उनकी रिपोर्ट के प्रेजेंटेशन के बाद ये वाले जो मेजरमेंट थे वो डिसाइड हुए। उसके बाद में भी इसके मेजरमेंट असाइन करके रुक गए थे। उसके बाद में मेजरमेंट के काफी सारे कमिटीज एंड कमीशंस ऑर्गेनाइज हुई आफ्टर अलग कमेटी। अगर हम लोग बात करते हैं केडी लंगड़वाला है, सुरेश तेंदुलकर है, सी रंगराजन है, उनकी प्रेसिडेंशियलशिप में आप लोगों के कुछ प्लानिंग कमीशन जो है उसने जो पॉवर्टी है उसको गेज किया, उसको मेजर किया। इसके अलावा जो उसने फॉर्मूला दिया था 1993-94 और फिर 2004 और 5 में उन लोगों ने भी अपना फॉर्मूला दिया और ये कहा कि पॉवर्टी जो होती है उसको एक्चुअली हमें कैसे कैटेगराइज करना है, कैसे उसको मेजर करना है। सुरेश तेंदुलकर है, सी रंगराजन है, उन लोगों ने हमारी पॉवर्टी को जो है वो डिसाइड करने के लिए या हमारे जो कितने कंज्यूमर्स हैं उनके क्या एक्सपेंसेस हैं वो उन लोगों ने मेजर करने का एक फॉर्मूला प्रेजेंट किया। इसके अलावा हम लोग बात
पुअर पीपल्स है उनकी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो सके, और कितने वे एक्चुअल में वो कर सकते हैं, कितने कंजप्शन वो कर सकते हैं, कितने एक्सपेंसेस वो कर सकते हैं, उनके अकॉर्डिंग उनके लिए कुछ फ्री अमाउंट उन लोगों ने डिसाइड किया है, कुछ उन्होंने मैक्सिमम अमाउंट डिसाइड किया कि जो पुअर पीपल्स है उनको कितने जो वैल्यू है उसमें हम लोगों को फूड रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना है, मतलब उनको कम से कम पैसे में उनकी फूड के रिक्वायरमेंट कैसे फुलफिल हो जाए, उसके लिए उन लोगों ने कुछ मेजर जो है वो डिसाइड किए। अब देखिए उसके बाद हम लोग अगर बात करते हैं पॉवर्टी को लेकर, तो उन लोगों ने कुछ 11 और 2012 इनमें उन्होंने कहा कि सिटी एरिया में 1000 जो है अगर इनकम हो रही है, मतलब किसी भी अगर 1 मंथ में अगर हम लोग बात करते हैं कि अगर 1000 से भी कम कंजप्ट कर पा रहा है, और अगर विलेज एरिया में 816 रुपीज से कम कंजप्ट कर पा रहा है पर मंथ, दैट मीन्स वो क्या है, पुअर। सुरेश तेंदुलकर जो है उनके अकॉर्डिंग अगर हम लोग बात करते हैं तो इंडिया में 21.92% पीपल जो है वो एक्चुअल में पुअर है। यानी अगर हम लोग टेंटेटिवली आजम करें तो 27 करोड़ पीपल जो है वो क्या है, आप लोगों के पॉवर्टी लाइन से अंडर पॉवर्टी लाइन क्या कर रहे हैं, अपनी लाइफ को स्पेंड कर रहे हैं। ये कुछ हमारे यहाँ पे डेटा निकल के आए सुरेश तेंदुलकर कमीशन कमेटी के बाद, तो उन्होंने कहा कि अभी भी हमारे यहाँ पे काफी सारे पीपल्स क्या हैं, पुअर हैं, काफी सारे लोग पॉवर्टी लाइन से अपनी लाइफ को स्पेंड कर रहे हैं, तो उसके लिए गवर्नमेंट को एफर्ट करना चाहिए। फिर अगर हम लोग बात करते हैं सी रंगाजन 11 और 12 में हमारे यहाँ पे विलेज एरिया ने कहा कि 972 रुपीज से कम अगर आप पर मंथ में कंजप्ट कर पा रहे हो, सिटी एरिया में 1407 रुपीज से कम कंजप्ट कर पा रहे हैं, दैट मींस आप पुअर है। 2011-12 में अगर इंडिया की बात करते हैं तो 29.5% पीपल्स क्या थे, पुअर थे अकॉर्डिंग टू सी रंगाजन कमीशन। फिर अगर हम लोग बात करते हैं हमारे यहाँ पे यूएनडीपी के प्रोग्राम के अकॉर्डिंग, तो आप लोगों के यूएनडीपी के प्रोग्राम के अकॉर्डिंग ऑक्सफोर्ड जो है उसके ऑक्सफोर्ड के अकॉर्डिंग अगर हम लोग बात करते हैं तो पॉवर्टी जो है वो ह्यूमन डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी सारे डायमेंशन उन्होंने डिसाइड किए, कुछ क्राइटेरिया डिसाइड किए ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में 2010 में, और उनमें उन्होंने कहा कि हमें क्या करना है, हेल्थ, एजुकेशन प्लस फूड रिक्वायरमेंट, और जो भी मिनिमम रिक्वायरमेंट फुलफिल अगर नहीं कर पाया दैट मींस वो पर्सन क्या है, पुअर है। उसके कुछ डेटा हम लोगों ने पब्लिसाइज किए ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में, और उन्होंने कहा कि अकॉर्डिंग टू सर्वे अगर आप लोगों के पीपल जो है वो अगर डेटा के अकॉर्डिंग बहुत कम रिक्वायरमेंट मतलब अपने मिनिमम रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं कर पा रहे, दैट मींस वो क्या है, आपके पुअर पीपल्स। अब हम लोग बात कर रहे हैं कि पॉवर्टी के क्या कॉजेज है। एक्चुअली में पॉवर्टी के पॉलिटिकल कॉज तो रिस्पॉन्सिबल होता ही होता है, लेकिन और भी बहुत सारे कॉजेज हैं, आपके सोशल कॉजेज भी हैं, इकोनॉमिक कॉजेज हैं, और आपकी पॉलिटिकल कॉजेज हैं। ये कुछ कॉजेज हैं जो एक्चुअल में पॉवर्टी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब क्या रीजंस है, अब देखिए हम लोग पॉवर्टी के रीजंस को डिस्कस करें तो कुछ रीजंस है। फर्स्ट मैं आप लोगों से बात करूंगी कि पॉवर्टी के क्या रीजंस है। एक आप लोगों के इसमें बॉक्स में दिया हुआ है रिकॉल पीरियड। रिकॉल पीरियड को एग्जामिनर कई बार पूछ लेता है, तो आप लोग इसको करके आएंगे। क्या होता है, देखो रिकॉल पीरियड क्या होता है। इस रिकॉल पीरियड में एक तो होता है आपकी यूनिफॉर्म रिकॉल पीरियड, मतलब 30 डेज में आप लोगों के जो कंजप्शन है उस कंजप्शन पे कितना ज्यादा एक्सपेंडिचर होने वाले उसके डेटा होते हैं। और सेकंड होता है मिक्स रिकॉल पीरियड। मिक्स रिकॉल पीरियड में क्या होता है, जो आप लोगों के नॉन कंजप्शन, जिसको हम लोग बोलते हैं कि जो फूड नॉन फूड रिलेटेड जितने भी डेटा होते हैं वो डेटा उसमें कलेक्ट कर रहे होते हैं, और दो अलग अलग रेफरेंस में क्या होते हैं उनको यूज करते हैं, उसको कहते हैं हम लोग रिकॉल पीरियड। कई बार एग्जामिनर इनके ऊपर क्वेश्चन पूछता है। अब देखिए हम लोग बात कर रहे हैं रीजंस की, तो मैंने कहा आप लोगों के 3 टाइप ऑफ रीजन बेसिकली ऑब्जर्व होते हैं हमें कि हमारे यहाँ पे पॉवर्टी के कॉजेस हैं। सबसे पहले मैं रीजंस पे डिस्कस करूं तो फर्स्ट
पॉलिटिकल कोर्स। सेकंड मैं बोल रही हूँ सोशल, और थर्ड है आप लोगों की इकोनॉमी। ये 3 मेजर कॉजेज हैं जो एक्चुअल में आप लोगों के रिस्पॉन्सिबल है पॉवर्टी के। एग्जामिनर सिंपली आपसे डेफिनेशन पूछने वाला है या आप लोगों से ये पूछ लेगा कि फर्स्ट टाइम में किसने मेजरमेंट किया था आपकी पॉवर्टी को, तो आप ज़्यादा बायोलॉजी में 1868 ये क्वेश्चन बनता है। इसका पॉवर्टी का मीनिंग बनता है, रिलेटिव पॉवर्टी का मीनिंग पूछ लेता है कई बार, और कई बार पूछ लेता है आपसे एब्सोल्यूट पॉवर्टी। ये 4 क्वेश्चन तो यहाँ से राइट होते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन होता है इक्वल पीरियड से, समझ आ रहा है? ये 5 क्वेश्चंस यहाँ से बनते हैं। अब कॉजेज पे सीधा रेलेवेंट क्वेश्चन पूछ लेता है कि व्हाट इज कॉजेज ऑफ पॉवर्टी। तो सबसे पहले हम लोग बात करें पॉलिटिकल कॉज, सोशल कॉज और इकोनॉमिक कॉज। पॉलिटिकल कॉज आप लोगों को काफी कुछ अंडरस्टैंड हो रहा होगा कि हमारे यहाँ पे जो गवर्नमेंट पॉलिसीज है वो क्या है। अगर आप लोगों के गवर्नमेंट ने पॉलिसीज ही ऐसी फॉर्मुलेट की है कि वो पॉवर्टी को रिड्यूस करने के लिए बहुत इफेक्टिव नहीं है, तो उस सिचुएशन में तो पॉसिबल नहीं होता है कि पॉलिटिकल जो रीजन है वो इफेक्टिव। सेकंड हमारा सोशल स्ट्रक्चर, पहले भी हमारे यहाँ पे एग्रीकल्चर में वो लोग काम कर रहे थे, आगे भी आप सुना होगा बहुत सारे ट्रेडिशनल फैमिली में ऐसे बोल रहे होते हैं हमने भी खेती करके काम चला रहे तो अपने बच्चे चला लेंगे। पॉसिबल नहीं हो पाता, पहले 5 लोगों से खेती में काम कर रहा है, 10 लोगों से एग्रीकल्चर में काम कर रहा है। उस कंडीशन में लोगों को वर्क तो मिल रहा है पर इंडिविजुअल की इनकम इनहांस नहीं हो पा रही है, तो ये सोशल स्ट्रक्चर भी हमारा कुछ ऐसा है। और प्लस मैंने आप लोगों से कहा था कि इन्फ्लेशन पे डिपेंड करता है कि हमारे इन्फ्लेशन कितना हाई और कितना लो है, उसके अकॉर्डिंग ही आप लोगों की पॉवर्टी जो है वो डिसाइड होती है। ठीक है, ये 3 मेजर कॉजेज हैं जो रिस्पॉन्सिबल है पॉवर्टी के, और इस पे डिस्कस कर लेंगे हम। सबसे पहले सोशल फैक्टर। सोशल फैक्टर अगर हम बात करते हैं तो हमारे यहाँ पे जो बर्थ रेट है, मैरिज सिस्टम है और डेथ जो हमारे यहाँ पे की सिचुएशन है, अगर हम उसकी बात करते हैं उसमें काफी सारे हमारे यहाँ ट्रेंड्स। आपके यहाँ पर बच्चे का जन्मदिन आ गया, बच्चे का जन्म हो गया तो उसमें बहुत लंबा चौड़ा फंक्शन लगेगा, चाहे खुद के पास पैसा हो क्या नहीं। ऐसी सिचुएशन में ऑब्वियस है आप अगर अपनी इकोनॉमिक स्टेटस के अपसेट ज्यादा करना चाहेंगे तो कहीं से कहीं आप क्या करेंगे, मनी लेंगे तो आपको क्या देना पड़ेगा, उसके ऊपर इंटरेस्ट देना पड़ेगा, और इंटरेस्ट देना पड़ेगा तो पॉवर्टी की कंडीशन जनरेट होगी। सेकंड, डेथ में आप लोगों को पता है कि वो आजकल डेथ एनिवर्सरीज भी लोग मनाने लगे हैं, या फिर हम लोग ये बात कर ले कि मर गए हैं तो उस पर नुक्ता का सिस्टम होता है, उसमें आप कर रहे हैं, चाहे आपकी हैसियत हो या ना हो, आपको 5,000 3,000 से लोगों को खाना खिलाना क्यों भाई। और उसमें क्या हो रहा है आपको, ऑब्वियस है कि अगर आपके पास पैसा तो कहीं से उठा के लगा रहे हो तो पॉवर्टी होगी। मैरिज में अभी प्रेजेंट में कोरोना चल रहा है और आप सब वाकिफ हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप लोगों को पता नहीं। पहले लिमिट किया कि 50 ही लोग आ सकते हैं, फिर लिमिट किया आप 100 लोग आ सकते हैं। बड़ी दिक्कत हो जाती है गाँव में, 50 लोगों को किस को बुलाएंगे, हमारे तो बहन बेटी हो गई। अरे तो भाई बहुत सही हो गया ना, इतने कम लोग आएंगे तो खर्चा भी उतना ही बच गया और आपकी शादी सस्ते में निपट जाएगी। पर नहीं, और आप बोले सबके पास जो जीत के आ गए और जो जिमाया ही नहीं, मतलब अलग अलग तरीके की कमेंट्स। आदमी कितने भी कम वो हो ऐसे तो पर उसको इतना लंबे चौड़े लोगों को 5,000 लोगों को 5 को 4 को 2 को 1 को जितना भी होंगे वो खाना लगेगा उस सिचुएशन। क्योंकि हमारे यहाँ पे मैरिज इंस्टीट्यूशन है, बर्थ इंस्टीट्यूशन और डेथ, इनमें इतना सारे एक्सपेंसेस होते हैं कि हमारे इकोनॉमिक स्टेटस को सबसे ज्यादा गड़बड़ाता ही है। बाकी एजुकेशन पे किसी ने इतना खर्चा किया उसे आपकी हैसियत ना हो फिर भी आप कर रहे हैं। बहुत कम लोग होते विड्रॉ करना शुरू कर देते, बाबा 1 साल का पैसा बच गया, उसमें कोई नहीं ध्यान देंगे। पर मर गया तो करना ही पड़ेगा भाई, जन्म का तो करना ही पड़ेगा, शादी में तो करना ही। 100 लोगों को क्यों जिमाना है भाई, 1000 को क्यों जिमाना है। आराम से गवर्नमेंट ने लिमिट कर दिया, अच्छी बात है, 50 में काम चल जाएगा, पर नहीं उसमें तो आप सबको जिमाओगे, उसमें क्या फायदा। अगर बच्चे पे आप खर्चा कर दोगे, उसकी एजुकेशन पे खर्चा कर दोगे तो वो आपको बेनिफिट होगा। ऐसा इन्वेस्टमेंट है जो लाइफ लॉन्ग आपके काम आने वाला है। खैर वो सब प्रायोरिटीज पे डिपेंड करता है, पर मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ और मैं आप लोगों को कह रही हूँ कि इन इंस्टीट्यूशंस की वजह से सबसे ज्यादा पॉवर्टी हमारे यहाँ पे इनकी वजह से वॉच आउट होगी प्रेजेंट से। इसके अलावा अगर हम लोग बात करते हैं हमारे पेरेंट्स की, तो हमारे यहाँ पे दूसरा हमारा सोशल स्ट्रक्चर ऐसा है कि मान लीजिए कि किसी घर में बेटी नहीं है, बेटियां हैं, तो फिर बेटे की चाह में कॉन्टिन्यूसली और ज्यादा बात होते हैं और
बर्थ की कंडीशन में आपको पता है फिर एक्सपेंसेस भी उतने ही होते हैं, तो उससे भी हमारा क्या होता है, सिनेरियो गड़बड़ाता है, उससे भी हमारा इकोनॉमिक स्टेटस है वो गड़बड़ाता है। ये हमारे सोशल कॉजेज हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं हमारी पॉवर्टी के लिए। इसके अलावा हिंदू फैमिलीज की अगर हम लोग बात करते हैं तो क्या हो रहा होता है आप लोगों की, अगर हम लोग बात करते हैं कि बहुत से फैमिलीज ऐसे हैं जो किसी लैंड लेवल के यहाँ पे वर्क कर रहे हैं या कहीं पर, वो वाली बात है कि उनका स्ट्रक्चर सप्रेस जो है हमेशा से, उनको कभी क्या नहीं होता है, कभी अपग्रेड करने के चांसेस ही नहीं होते हैं, अपग्रेड करने के चांसेस नहीं होते हैं, तो वो हमेशा क्या होता है, सप्रेस रहते हैं। उस कंडीशन में ये सोशल स्ट्रक्चर जो है वो हमारी पॉवर्टी को प्रमोट करता है, बर्थ इंस्टीट्यूशन की वजह से, डेथ इंस्टीट्यूशन की वजह से और मैरिज इंस्टीट्यूशन की वजह से, और देन उसके बाद हमारे यहाँ पे बेटा भी है तो बेटे की चाह की वजह से। ये कुछ ऐसे ट्रेंड्स हैं, सोशल ट्रेंड्स हैं हमारे, जो क्या कर रहे होते हैं, हमारी पॉवर्टी को इंक्रीज कर रहे हैं। फर्स्ट कॉज। सेकेंड कॉज हमारा है, और वो आप लोगों का सेकेंड कॉज जो बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है हमारी पॉवर्टी के लिए, और वो है इकोनॉमी। इकोनॉमी में अगर हम लोग बात कर रहे होते हैं तो आपको पता है कि हमारे अगर एजुकेशन का लेवल अच्छा नहीं हुआ तो हम लोग क्या करेंगे, जो ट्रेडिशनल सिस्टम है उसी के ऊपर डिपेंडेंसी रहेगी। मैंने आप लोगों से एग्जांपल दिया कि पहले आप लोग 5 लोग की खेती में काम करते हैं, अब 10 लोग हो गए फैमिली में तो भी उसी में काम कर रहे हैं। दूसरा हमारे यहाँ पे क्या है कि एजुकेशन का लेवल कम होने से क्या नहीं कर रहे होते हैं, मॉडर्न टेक्नोलॉजी से एग्रीकल्चर नहीं करते, वही ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी से एग्रीकल्चर करते हैं। और ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी से एग्रीकल्चर का इम्पैक्ट ये होता है कि आप लोगों की क्या नहीं होती है, आपकी इनकम तो इंक्रीज होती नहीं है, बस दे दे के बहुत कम प्रोडक्शन होता है जिसमें आपकी खुद की रिक्वायरमेंट खुद नहीं हो पाती, तो सेल कहाँ से करोगे, और सेल नहीं करोगे तो इनकम इंक्रीज नहीं होगी, और इनकम इंक्रीज नहीं होगी तो क्या नहीं होगा, स्टेटस इंप्रूव नहीं होगा। तो ये इकोनॉमिक कॉज भी रिस्पॉन्सिबल है पॉवर्टी के लिए। थर्ड कॉज है पॉलिटिकल। आपके यहाँ पर मैंने आप लोगों से कहा था 5-fold प्लानिंग बनी, और 5-fold प्लानिंग में बहुत सारे पीएम ने तो इतनी अच्छी प्लानिंग बनाई थी जिसमें क्या करते हैं, एम्प्लॉयमेंट को भी प्रमोट करते हैं, प्लस और बहुत सारी स्कीम्स एंड प्रोग्राम्स ऐसे जनरेट किए थे जिसकी वजह से क्या हो सके, पॉवर्टी रिड्यूस हो सके। हालांकि 5-fold प्लानिंग में बहुत शानदार एफर्ट है गवर्नमेंट का, जिसने कि हमारे यहाँ पे सेंसस को काफी कुछ हम लोग ये कह सकते हैं कि पॉवर्टी को रिड्यूस करने में हेल्प की, पर फिर भी अभी भी हमारे यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे इतनी अच्छी प्लानिंग्स नहीं एग्जीक्यूट हो पा रही है, जिसकी वजह से हमारी मैक्सिमम जो सेंसस है उसके रिक्वायरमेंट भी फुलफिल हो जाए, प्लस उनकी पॉवर्टी रिड्यूस है। अभी भी इनिशियल स्टेज पे ही हैं हम लोग, अभी भी बहुत बड़े लेवल पर जरूरत है कि अच्छी पॉलिसीज का फॉर्मुलेशन हो जिससे कि हमारी पॉवर्टी रिड्यूस हो सके। ये 3 मेजर कॉजेज हैं जिसकी वजह से पॉवर्टी हमारे यहाँ पे प्रेजेंट टाइम में बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रही है। अदर भी बहुत सारे कॉजेज हैं, जैसे हम लोग बात कर रहे हैं कि हमारे यहाँ पे नेचुरल डिजास्टर्स आ गए, एजुकेशन का लेवल कम होना है, हमारे एंटरप्रेन्योर्स का भी लैक है, इसके अनएम्प्लॉयमेंट होना, हमारे वोकेशनल और प्रोफेशनल एजुकेशन जो है उसका भी कम होना, प्लस हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है वो वीक होना, जो कैपिटल है उसका कंजप्शन नहीं होना, हेल्थ फैसिलिटीज का लैक होना, ये भी कुछ ऐसे कॉजेज हैं जिसकी वजह से भी हमारे यहाँ में क्या है, पॉवर्टी। अब हम लोग पॉवर्टी को रिड्यूस कैसे करें, कैसे मिनिमाइज करें, उसके कॉज पे बात मैं अगली क्लास में करूँगी। आज की क्लास में बस इतना है। आज की क्लास में हमने डिस्कस कर लिया मीनिंग, रिलेटिव पॉवर्टी एंड एब्सोल्यूट पॉवर्टी, देन उसके बाद में रिजल्ट्स ऑफ पॉवर्टी और मेजरमेंट ऑफ पॉवर्टी पढ़ा था। मैंने कहा पहली बार असेस किसने किया, पहले मेजर किसने किया, रॉयल ने असेस किया था 1868 में। देन उसके बाद में आप लोगों के इंडिपेंडेंस के बाद बहुत सारे एफर्ट्स हुए, बहुत सारे कमिटीज बनी, जैसे मैंने कहा था सुरेश तंदुलकर कमेटी है आप लोगों के, इसके अलावा आप लोगों की देवराजन कमेटी है, इन लोगों ने भी हमारे यहाँ पे पॉवर्टी को मेजर किया। उसका रीजन से मैंने कहा, तो मैंने कहा 3 मेजर रीजन है, सोशो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल रीजन। और अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे कि हमारे यहाँ पे क्या एफर्ट हम लोग ऐसे करें जिसकी वजह से हमारी पॉवर्टी रिड्यूस हो सके और हमारे कंट्री जो है डेवलपिंग कंट्री से डेवलप कंट्री में कन्वर्ट हो सके। आज की क्लास में इतना ही, अगली क्लास में हम लोग इस पर बात करेंगे।